हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देख केपी शर्मा पर। तो जैसा कि अभी अभी न्यूज आई हुई है, यूपी पेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो उसी के संबंध में ये वीडियो है। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे। तो देखते हैं हम लोग कब फॉर्म स्टार्ट होने हैं। ठीक है, क्या अंतिम तिथि है फॉर्म फिल करने की और कब तक हम सबमिट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपका 28 जून 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग शुल्क वगैरह जो है वो जमा कर सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि जो है जमा करने की वो कब है, 27 जुलाई को है। फी कितनी है, फी 185 से स्टार्ट है। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे भी। और आप अपने फॉर्म में संशोधन, ठीक है, कब तक कर सकते हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं 3 अगस्त 2022 तक। देख लेते हैं हम लोग आगे जो न्यूज है वो है शुल्क जमा करने की तिथि मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, और ये जो यूपी पेट का नोटिफिकेशन है ये दूसरी बार आया हुआ है। ठीक है, इससे पहले एक बार और नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, तो ये बच्चे जो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था वो भी ये फॉर्म फिल कर दें। और जानकारी हम लोग इसमें देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे आप लोग, तो इस साइट पर जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPSSC.gov.in पर भी जाकर कर सकते हैं, और सरकारी रिजल्ट.com जो कि फेमस एक है साइट, तो उस पर भी आप लोग डायरेक्टली लिंक ओपन करके कर सकते हैं। अर्हता क्या है, ठीक है, अनिवार्यता क्या है, तो जो भी विद्यार्थी UPSSC के तहत आयोग के तहत चयन हेतु इच्छुक है तो उनको ये पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, पेट, ठीक है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको अनिवार्य होगा। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम दिनांक कब दिया गया था, कब आया था, 28/10/2021 को डिक्लेयर किया गया था। और जिसकी अवधि जो थी वो 1 वर्ष थी। मतलब जिन्होंने पिछले साल फॉर्म फिल किया था वो अब पात्र नहीं रह जाएंगे। ठीक है, उनको दोबारा फिर से पेपर फिल करना होगा। ठीक है, फिर से पेपर देना होगा। देन आप आगे आने वाली जो वैकेंसी है UPSSC के तहत उसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। विज्ञापन जो है वो कब आया है, 27 तक विज्ञापन निर्गत किए जाएंगे उनके। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं। और जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी आगे आने वाले एग्जाम की, तो वो किसके आधार पर होगी, वो इसी एग्जाम को फिल करने, इसका अगर एग्जाम आपने सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, स्कोर के आधार पे हो जाएगी। जितने आप स्कोर गेन करते हैं और जो भी आयोग के द्वारा स्कोर एक मिनिमम क्राइटेरिया जो निकाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है इसमें दी गई है आयोग में आने वाले पद। तो ये देखिए, समूह खा और समूह गा दो के लिए है। पेट की जो वैकेंसी है वो समूह खा और समूह गा के अंतर्गत जो भी जॉब्स आती हैं उनके लिए है। ठीक, तो ये कुछ अधिनियम वगैरह दिए गए हैं जिसके अंतर्गत चयन होना है। शासनादेश संख्या वगैरह दी गई है, मेंशन की गई है। फिर आवश्यक सूचना क्या है, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस है, कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे जाके साइट ओपन करके। देन आप लोग फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे। देन जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है वो फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद फी जो है वो पेमेंट करना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था UPSSC.gov.in पर आप लोग जाकर के अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। और चाहे तो सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर सीधे डायरेक्टली लिंक ओपन कर सकते हो, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिटेल है वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में देखिए दिक्कत आती है। फॉर्म कई बार इसलिए डिले भी हो जाता है कि फोटो वगैरह सही से नहीं आप लोग खिंचवाते हैं, तो उस पर भी जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि ज्यादा एडिटिंग कर लीजिएगा, तो एडिटिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जैसे आप लोग हैं वैसे ही नेचुरल फोटो आप लोग क्लिक कराइए। नेक्स्ट है आपके कान वगैरह जो है वो भी साफ दिखते हो। ठीक है, मतलब नहा धो के एकदम खिंचवाना है। ठीक है, एकदम कान वान सब सही हो।
ठीक है, आंखें जो है आपकी वो भी साफ दिखनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर वो लगाए हैं नीला वाला चश्मा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। आंखें खुली मुंह बंद, ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, मुंह खोल के कौन से करवाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो ये कुछ दिया गया है, फोटोग्राफ किस साइज में होना चाहिए, तो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए एंड 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है। लमसम ये सभी के लिए सेम ही होता है, ठीक। फिर कैपिटल लेटर्स में आपके हस्ताक्षर जो है वो अमान्य होंगे, जैसे आप लोग करते हैं तो वैसे ही आप लोग कीजिएगा, ठीक है, चाहे वो आपके हस्ताक्षर हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग नहीं हस्ताक्षर कोई भी कर पा रहा है तो आप हिंदी में नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपको कंटिन्यू बटन क्लिक कर देना है, फिर आप लोग फॉर्म जो वगैरह है वो आपका भर जाएगा, पेमेंट कर देना। फिर क्या है आगे इसमें जानकारी, सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह दिया गया है। अब यहां देख लीजिए फी वगैरह के बारे में, तो जो भी अनारक्षित हैं, ठीक है, मतलब सामान्य जो है, उनके लिए आवेदन जो शुल्क है वो कितना है, वो है 160 रुपया। और आवेदन प्रक्रिया जो है, ठीक है, जो आप प्रोसेस करेंगे, जो 4 स्टेप में प्रोसेस होती है, तो उसकी जो प्रक्रिया उसका चार्ज कितना है 25 रुपीज, तो टोटल कितना हो जाता है, तो 185 जो है वो आपका शुल्क पड़ेगा। देन ओबीसी के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है, जनरल ओबीसी। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो 95 रुपीज है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया प्रोसेस वाला है ये तो सेम ही रहता है सभी के लिए, बाकी जो आवेदन जो फॉर्म होते हैं वो उसमें अंतर आ जाता है। तो अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कितना है 95, फिर एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए भी 95 है, और जो भी विकलांग हैं, दिव्यांग जो हैं, उनके लिए कितना है 25 रुपया है। उनके लिए केवल और केवल प्रोसेस का ही चार्ज लिया जाता है, बाकी फॉर्म फी कोई भी नहीं ली जाती है, ठीक है। और इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व जो सैनिक हैं, महिला अभ्यर्थी जो हैं, तो उनके लिए जो है 1 से 4 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, तो उनके लिए कुछ अलग प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है आप लोगों को। आवेदन पत्र में संशोधन जो है वो आप कब तक कर सकते हैं, तो 3/8/2022 तक जो है अनुमन्य है, ठीक है, तब तक आप कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, शैक्षिक अर्हता जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल, ठीक है। जो पात्र होंगे वो हाई स्कूल जिसने कर रखा है, तो वहां आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। देन सबमिट करने की अंतिम तिथि हाई स्कूल समकक्ष अथवा उसके उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है। हाई स्कूल हो या इससे ऊपर आप इंटरमीडिएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है, देयर इज नो बाउंडेशन बट मिनिमम क्वालिफिकेशन इज हाई स्कूल। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अधिचयन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो हाई स्कूल होना चाहिए। नेक्स्ट है आयु सीमा। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आयु सीमा 18 से लेकर के 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष या 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और 40 वर्ष मैक्सिमम है, मिनिमम जो है वो कितनी है, मिनिमम है 18, ठीक, और मैक्सिमम कितनी है 40, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और फिर कैटेगरी वाइज जो है वो आपको आरक्षण मिलेगा, तो छूट भी मिल सकती है उसमें, ठीक है, वो तो अलग मैटर है, बट मिनिमम एंड मैक्सिमम की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। आरक्षण वगैरह जो है वो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होते हैं और भूतपूर्व जो सैनिक हैं, तो उनके लिए अलग से होता है, ठीक। अनुसूचित जाति जो है SC ST उनके लिए कैटेगरी जो है वो अलग होती है। फिर लिखित परीक्षा में कैसे क्या रिजल्ट आता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो लागू होती है जब भी स्कोर आपका डिक्लेयर होता है। कार्यक्रम स्कोर की वैधता अवधि तो 1 वर्ष तक ही मान रहता है, ठीक है। ये दूसरी बार नोटिफिकेशन आया है, मैंने अभी ये पहले बता दिया है, ठीक है। उन जो भी बच्चे जिन्होंने पिछले ईयर फॉर्म फिल किया था, तो उनको दोबारा से ये फॉर्म भरना है, ठीक, तभी आप लोग आगे आने वाली जो भी हैं वैकेंसी उनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को देखो, हाँ, ये सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए क्या है।
जनरल वही सिलेबस होता है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, तो टॉपिक्स जो है वो आप लोग देख लीजिए। इतिहास में कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा, ठीक है। ये आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, इसमें तो शॉर्ट वाइज लिख दिया है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, ठीक है। जैसे मराठा हो गया, मुगल हो गया, तो दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मौर्य वंश है तो मौर्य वंश में मौर्योत्तर काल भी आ जाता है, तो वो भी आपको साथ ही साथ पढ़ना है, ठीक है। तो वंश दे दिया गया है। अब गुप्त है, गुप्त वंश है, तो गुप्तोत्तर काल भी आपको पढ़ना है, ठीक। तो आपको ये चीजें हैं वो पूरे टॉपिक क्लियर करने हैं, ये नहीं आपको दे दिया गया है मौर्य तो केवल मौर्य ही पढ़ें, ठीक है। मौर्य के साथ साथ हम मौर्योत्तर काल भी पढ़ें, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इसकी तैयारी करते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है उस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पिछले साल का जो पैटर्न था वो फैक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में एक टॉपिक होता है हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 1857 से लेकर के, ठीक है, अभी तक जो भी हमारे आंदोलन हुए हैं, ठीक है, गांधी युग हो गया, ठीक है, नेहरू युग हो गया, तो उन सभी को आप लोगों को पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी को सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। झांसी की रानी, जो अवध में जो भी आंदोलन हुए थे उनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भूगोल। तो भूगोल में फैक्चुअल है, देखिए नदियां, नदियों की घाटी वगैरह हो गया, भूजल संसाधन हो गया, पर्वत पहाड़ियां हिमनद वगैरह हो गया, ठीक है, खनिज संसाधन हो गया, स्पेशली फॉर इन इंडिया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो वो पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड का भी एक दो क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो आ सकते हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इट इज इंपॉर्टेंट फॉर खनिज संसाधन, ठीक है। फिर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, मैप के द्वारा इसको रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। टाइम जोन जो है, टाइम जोन आपका चाहे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हो गया, चाहे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम हो गया, टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग को रिलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में जो है तो योजना पंचवर्षीय योजना थी, उसको आप लोग देख लीजिएगा जितनी है, क्या क्या उसके मोटो थे, ठीक है, कब कब चलाई गई थी योजना, तो वो आप देख लीजिएगा। योजना आयोग जो है, योजना आयोग अब तो नीति आयोग हो गया है, तो अभी देखिए नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ योगेश्वर करके नाम है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं कर रहा, मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, तो देख लीजिएगा, तो वहां से एक क्वेश्चन आपकी बनना है 100%, ठीक। नेक्स्ट है कृषि सुधार वगैरह, श्रम सुधार वगैरह, तो ये इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर संविधान से भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाए, डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, कब से कब तक है, ठीक है। और फिर आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, तो ये सब जो है वो आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। फैक्चुअल ही इतना लेके चलिएगा, फैक्चुअल आना है, ठीक है। सामान्य विज्ञान जो है प्रारंभिक इसमें लिखा हुआ है, तो फैक्चुअल ऊपर से ही आएगा, ठीक है। यूनिट हो गया, ठीक है, कार्य की इकाई क्या है, तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रारंभिक गणित, ठीक है, तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, 2 2 4 5 6 टॉपिक हैं, अंक गणित की अर्थमेटिक ही आनी है आप लोगों की। और फिर इधर सामान्य संधि, ओ हिंदी बता रहा हूँ, उसमें पहला टॉपिक कौन सा है, संधि वगैरह है। फिर अंग्रेजी व्याकरण आ गया, ग्रामर से रिलेटेड में ग्रामर ज्यादा कुछ नहीं पूछी जाती है, जो पिछले साल का पैटर्न था उसमें क्या था, एंटोनिम था, ठीक है, और सिनोनिम्स था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर ग्रामर के 1 2 रूल थे, और सेंटेंस को फिल करना था, तो ऐसे ही। फिर अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है, तो आप ये लोग तो कर ही ले जाएंगे, बट एंटोनिम सिनोनिम पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल एंड रीजनिंग, तो वृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, रिलेशन, फिर ये ग्रुप से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से कैलेंडर और घड़ी से, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर आता है क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो बता दे रहा हूँ इसमें से, बाकी तो है तो पढ़ना तो आप लोगों को A to Z ही है। समसामयिकी जो है वो उस पर जरा ध्यान रखिएगा, करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आएंगे, ठीक। अभी मैंने जैसा कि बताया नीति आयोग जो है, नीति आयोग ध्यान रखिएगा, उसके जो सीईओ हैं अभिनियुक्त किए गए हैं, तो वो क्वेश्चन आना ही आना है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। फिर आप लोगों के पुस्तकें वगैरह हो गई, लेखक वगैरह हो गए, पिछले साल पूछा भी गया था। फिर अगला जो है वो कौन है, हिंदी गद्यांश
ठीक है, ग्राफ की व्याख्या वगैरह, तालिका व्याख्या वगैरह। तो ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ भी वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। और फिर लास्ट जो है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका एग्जाम जो होगा उसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की होगी। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम अच्छे से फिल कर दीजिएगा, कोई भी गलती ना होने पाए। ठीक है, तो अगर कोई भी आगे अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी अपडेट अगर आए तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा पर। धन्यवाद।